हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉमर्स का सब्जेक्ट जिसका नाम है फाइनेंस फॉर एवरीवन। यूनिट 1 का लेसन नंबर 3 करेंगे। लेसन नंबर 1 और 2 हम पहले कर चुके हैं। लेसन नंबर 3 का जो नाम है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग। एक बार सिलेबस की तरफ नज़र डाल लेते हैं। हमने लेसन 1 कर लिया था, लेसन नंबर 2 भी कर लिया था। अब है लेसन नंबर 3 की बारी। आपकी टोटल 5 यूनिट्स हैं। अभी आपकी सिर्फ फर्स्ट ही रनिंग में चल रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए तो जल्दी से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का जो नाम है वो है एकलव्य स्नातक 1। तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको फैक्ट्स की वीडियो देखने का बड़ा शौक है और आप चाहते हैं कि आपका जो ज्ञान है वो बढ़े, आपकी जीके बढ़े, तो आप जल्दी से जाकर हमारे इस फैक्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारा का सारा यूज़फुल कंटेंट मिल जाएगा। चलिए अपना लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 2 वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, लिखा है वांट्स एंड नीड्स। देखिए नीड्स क्या होती हैं? नीड्स वो चीज़ें होती हैं जिसके बिना इंसान अपने जीवन जीने की कल्पना नहीं कर सकता। वो जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। वहीं पर जो आपकी वांट्स होती हैं वो आप खरीद सकते हैं और अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सकते हैं, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली जी सकते हैं। यानी कि नीड्स के बिना जीना मुश्किल है, वहीं पर आप वांट्स को, अपनी इच्छाओं को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। देखिए सम नीड्स, जो हमारी कुछ नीड्स होती हैं, हम जैसे मान लीजिए एग्जांपल फूड हमारी नीड्स हो गई, रेंट मोर्टेजेस हो गया, यूटिलिटीज़ हो गया, घर हो गया, कपड़े हो गए, ये हमारे नीड्स में आ गए जिसके बिना एक इंसानी जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। वहीं पर जो वांट्स होती हैं वो क्या इंक्लूड करती हैं? खर्चे इंक्लूड करती हैं जिससे आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जी सकते हैं, लेकिन आप इसके बिना भी जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसके बिना मर जाएंगे। वांट्स के बिना क्या होता है, आप जी सकते हैं लेकिन उसमें कंफर्टनेस नहीं होगी। ठीक है, ये इतना ज़्यादा एसेंशियल लाइफ के लिए नहीं होता जितना कि आपका नीड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक थ्योरी। जो आपकी इकोनॉमिक थ्योरी के अनुसार जो नीड्स होती है मे बी फाइनली मीट फॉर ए वाइल। यानी कि ये जो आपकी जो नीड्स है वो आपको एक बार तो मिल जाएंगी, लेकिन जो आपकी वांट्स है, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो कभी भी नहीं मिलती। मान लीजिए आपकी बेसिक नीड घर की है, आपको घर मिल गया तो आपकी नीड्स तो ख़त्म हो गई, लेकिन घर को सजाना है, फिर 2 BHK लेना है, 4 BHK लेना है, लेकिन ये जो इच्छाएं हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए कि एक कमरे का जो घर है वो आपके घर की जो आवश्यकता है, जो नीड है, उसको सेटिस्फाई कर सकता है। लेकिन जो आपकी वांट्स है, उस शादी के बाद आपको क्या चाहिए, वो 1 बेडरूम आपके काम नहीं आएगा, आपको एक टाउन हाउस की ज़रूरत पड़ जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो इसी तरीके से जो नीड का और जो वांट्स का जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको शायद अब पता चल गया होगा। इस दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, वैन जब एक बच्चा पैदा होता है तो आप दूसरे 3 बेडरूम्स के घर में चले जाते हैं कि भाई बच्चों को भी पर्सनल एक स्पेस चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है, जो एक घर की जो आवश्यकता है वो तो सेटिस्फाई होगी, लेकिन उसके बाद जो होती है फैमिली की जो डिज़ायर है बढ़ती जाती है कि घर के अंदर एक्स्ट्रा बेडरूम होना चाहिए, गेस्ट हाउस होना चाहिए, एक पूल भी होना चाहिए। तो ये हमारे किस में आ जाएंगे, हमारे वांट्स में आ जाएंगे। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट देखिए स्कार्सिटी, जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी कमी होना। देखिए स्कार्सिटी जो शब्द है वो डिस्क्राइब करता है एक ऐसी सिचुएशन को, वो डिस्क्राइब करता है जहाँ पर जो सप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है सोर्सेज की, लेकिन जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। यानी कि क्या कहेंगे कि जो लोगों की जो डिमांड है वो ज़्यादा हाई है, लेकिन जो मार्केट में अवेलेबल चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। देखिए कंज्यूमर, इससे क्या इफेक्ट आता है, कंज्यूमर फोर्स हो जाता है उसको, अगर एक चीज़ पर्टिकुलर वही खरीदनी है लेकिन अगर वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो वो फोर्स हो जाएगा उसका अल्टरनेट ढूंढने के लिए। उसके बदले वो क्या करता है, अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए किसी और चीज़ पर जाकर अपना जो इच्छाएं हैं वो पूरी कर लेता है। अगर किसी को वर्लपूल का फ्रिज चाहिए लेकिन वो वर्लपूल का नहीं मिल रहा है, अब वो सोच रहा है कि भाई मुझे तो फ्रिज चाहिए, चलो वर्लपूल का नहीं है तो मैं सैमसंग का ले लेता हूँ। तो इस तरीके से जब चीज़ें लिमिटेड सप्लाई में आती हैं तो कंज्यूमर्स क्या हो जाते हैं, फोर्स हो जाते हैं अपनी इच्छाओं को शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, पीपल जो है फोर्स हो जाते हैं। अब कैसे फोर्स हो जाते हैं, यानी कि वो मांग तो कुछ और रहे हैं लेकिन उनको लिमिटेड रिसोर्स की वजह से मिल कुछ और रहा है, इसलिए वो अपनी इच्छाओं को शिफ्ट करने लगते हैं।
देखिए अब ये जो सोशल इकोनॉमिकल जो इशू है, ये इसकी जो जड़ है, वो टेंशन है, वो किस में है? लिमिटलेस डिजायर्स, यानी कि जो इंसान है उसकी जो इच्छाएं हैं, जो उसकी वांट्स है, वो तो लिमिटलेस है, और जो हमारे सोर्सेज है वो फाइनाइट है, वो लिमिटेड है। तो यानी कि जो ये बीच में जो क्लैश आता है, वो क्लैश किस लिए आता है? कि लिमिटलेस इच्छाएं हो गई, लेकिन जो अवेलेबल सोर्सेज हैं वो इच्छाओं के अगेंस्ट जो है वो कम है। ठीक है, जो अब तब उसमें क्या होता है कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो फोर्स हो जाते हैं कि किस चीज़ से वो ग्रेटिफाई होंगे, संतुष्ट होंगे, लेकिन उन्हें गिव अप करने के बाद क्या करना पड़ेगा? जो चीज़ है उसी से काम चलाना पड़ेगा, यानी कि उनको चाहिए तो कुछ और, लेकिन फिर वो लास्ट में जब स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है वो गिव अप कर देते हैं। देखिए एक इंसान की प्रायोरिटीज जो होती हैं वो उसको मिलनी चाहिए, यानी कि जो जो वो चाह रहा है, जो वो मतलब उन चीज़ों को समझ रहा है, वो उसको मिलना चाहिए, ये उसका हक है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। अब देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग? अगर आपने मेरे दूसरे लेक्चर्स अगर सुने होंगे तो आप ये फिर से इजीली समझ पाएंगे। देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग एक तरह की ऐसी प्रैक्टिस है जो बहुत सारे एक्शन को एक साथ रख के फ्यूचर प्लान डिसाइड कर देती है। ठीक है, ये एक तरह का ऐसा एक्ट है, एक तरह का ऐसा स्टेप होता है जो इवेल्यूट करता है, जो हमारे काम को तुलना करता है, बताता है कि नेसेसरी कैपिटल कैसी मैनेज करनी है, और उसके साथ जो कंपटीशन होता है उसको कैसे मैनेज करना है। और ये एक प्रोसेस होता है जो इस्टेब्लिश करता है एक कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को। ठीक है, किसके रिगार्डिंग? वो स्ट्रेटजी किसके रिगार्डिंग होती है? रेजिंग रेजिंग फंड्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं, मैनेजिंग कैपिटल्स होते हैं। ठीक है, देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग एक टास्क डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से एक बिजनेस को स्टार्ट किया जाए, कैसे उसकी स्ट्रेटजी बनाई जाए, और कैसे उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो डिस्क्राइब करता है हर एक एक्टिविटी को, रिसोर्सेज को, इक्विपमेंट्स को, मटेरियल्स को, और जो उसके उसके बाद क्या करता है, जो हमारी ज़रूरतें हैं हमें हेल्प करता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, यानी कि ये हमें स्टेप बाय स्टेप नॉलेज देता है कि किस तरीके से हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। ठीक है, देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग जो है एक कंस्ट्रक्ट करता है, एक रोड मैप को कंस्ट्रक्ट करता है, क्या करने के लिए? अचीव करने के लिए फाइनेंशियल गोल्स को। ये हेल्प करता है आपके कॉन्टीजेंसी फंड्स को, जो अचानक के जो आकस्मिक निधि होती है, यानी कि जो इमरजेंसी में आपको जो पैसा चाहिए होता है, ये उस तरीके से एक फंड को रेज करता है कि अचानक अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप उस फंड का इस्तेमाल कर सकें। जो अनफोर्सीन नीड्स होती हैं, जो ऐसी ख्वाहिशें, ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, तो हम उनसे निपट सकें, इस तरीके से वो हमें तैयार करता है। ठीक है, अब देखिए हमारे गोल्स क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग के। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करती है? कैलकुलेट करता है नेसेसरी कैपिटल्स, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग का बेसिक मतलब होता है सेविंग करना, हमें नुकसान की स्थिति में ना जाने देना। तो इसलिए वो क्या करता है, जो हमारी नेसेसरी कैपिटल्स होती है उसको क्या करता है? कैलकुलेट करता है, डिटरमाइन करता है कि भाई हमारी कैपिटल का स्ट्रक्चर का क्या है, कैसे पैसे आ रहे हैं, क्या खर्चे हैं, कहाँ जा रहे हैं, यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये वो डिटरमाइन करता है। कैसे डेवलपमेंट फाइनेंशियल पॉलिसी, यानी कि वो हमें इस तरीके की फाइनेंशियल पॉलिसीज डेवलप करता है जो ये करती है कि क्या अब हमें उधार लेना है, क्या देना है, और किस तरीके से हमें कैश को मैनेज करना है। और फाइनेंशियल प्लानिंग मेक्स क्या करता है? लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज़ करता है, और इस तरीके से इतने एफिशिएंटली और इतने अफोर्डेबली यूज़ करता है अपने लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, ताकि जो मैक्सिमम रिटर्न्स है वो मिल सके। फाइनेंशियल जो गोल्स होते हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो आपके पैसे को मैनेज करना होता है। ठीक है, ये जो है इसकी जो पूरी की पूरी जो स्ट्रेटजी होती है वो किसके अराउंड होती है? सेविंग्स के, स्पेंडिंग्स के, अर्निंग्स के, इवन इन्वेस्टिंग के, कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करने से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। देखिए इससे क्या होता है कि आपके पास एक क्लियर पिक्चर आ जाती है कि आप किस तरीके का उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, आपको किस तरीके से अपने टारगेट लेके चल रहे हैं, ताकि सब चीज़ ईजी हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके जो गोल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, अगर आप इस तरीके से एक
स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आप चलते हैं कि कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ आपको अपने उद्देश्यों का ध्यान रखना है, इस सब से आपको बेनिफिट मिलेगा कि जो आपने किया है उससे आप क्या कर पाएंगे, मेज़र कर पाएंगे, वो बहुत ही स्पेसिफिक होगा, यानी कि जो आप चाह रहे हैं वो हो जाएगा और बहुत ही टाइम ओरिएंटेड हो जाएगा। अगर आपको कोई बिजनेस आपने किया है, उसने आपने 4 साल का टाइम लिया और सारी फाइनेंशियल प्लानिंग के एक स्टेप को फॉलो किया है, तो जो आपका टाइम है वो क्या हो गया, ओरिएंटेड हो जाएगा, यानी कि आपने जितने टाइम में उसको अचीव करना चाहा है वो काम हो गया है। ठीक है, अब आप हम पढ़ते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में क्या है, कि उसकी आवश्यकता और इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, जो हमारे जो ज़िंदगी के जो गोल्स हैं उनसे हमें मिला देती है। ये एक तरह का ऐसा एक्ट है, एक ऐसा काम है जो हमें गाइड करता है कि हमें किस तरीके से अपने जीवन की जर्नी को मैनेज करना है फाइनेंशियली तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट है जो ये हमें मेंटेन करता है हमारी जो ज़िंदगी में, या जो एक कंपनी हुई या हमारी पर्सनल लाइफ, उसमें एक स्टेबिलिटी लेकर आता है और ये हमें हेल्प करता है गारंटी के तौर पर कि किस तरीके से हमें बैलेंस लेकर आना है कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज के लिए, कि पैसा किस तरीके से आ रहा है और किस तरीके से जा रहा है। ठीक है, देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है, पॉसिबल बनाता है सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कि कैसे वो इन्वेस्ट करें इजी तरीके से और किस तरीके से परफॉर्म करें फाइनेंशियल प्लानिंग को अपने बिजनेस में। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो एनेबल्स करता है हमारे डेवलपमेंट की, ग्रोथ की, जो ग्रोथ है डेवलपमेंट की, उसको क्या करता है, एनेबल करता है, एक्सपेंड करता है, जो हमारी स्ट्रेटजीज होती है उनको बढ़ाता है और एक तरह से इस तरीके की चीज़ें तैयार करता है जिससे लॉन्ग टर्म की जो विएबिलिटी है, जिम्मेदारी एक कंपनी की, वो बनी रहती है। यानी कि मार्केट में जो उसकी स्टेबिलिटी है, जो उसकी ग्रोथ है, जो एक्सपेंशन, जो स्ट्रेटजीज होती हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देखिए ये आपको हेल्प करता है किस चीज़ में, कि आपके कंट्रोल करने में हेल्प करता है। किस चीज़ को कंट्रोल करने में, आपकी जो इनकम है, आपके जो एक्सपेंसेस हैं, आपके जो इन्वेस्टमेंट है, उन सबको कंट्रोल करने में ये मदद करता है और ये आपको बताता है किस तरीके से आपको अपने पैसे मैनेज करने हैं और अपने उद्देश्यों को पूरा करना है। एक इंसान का उद्देश्य अपनी रिटायरमेंट प्लान हो सकते हैं, अच्छी एजुकेशन हो सकती है, एक अच्छी लग्जरी लाइफ हो सकती है। उसी तरह कंपनी के गोल क्या हो सकते हैं कि भाई वो कभी डूबे ना, वो कभी कर्जे में ना आए, मार्केट में उसकी वैल्यू बनी रहे। तो हर किसी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के जो उद्देश्य होते हैं, अचीवमेंट होती है, वो अलग अलग होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए कि आपको एक 10 लाख का जो अमाउंट है वो अपनी बेटी के लिए चाहिए, क्या कि वो हायर एजुकेशन के लिए पढ़ सके। यू नीड टू ग्रो, देख आपको क्या करना पड़ेगा, इस अमाउंट को जमा करना पड़ेगा जब तक वो 18 की नहीं होती। और ये कोई 1 साल की घटना नहीं है, यानी कि आप समझ रहे हैं कि जब हम सपने बड़े रखते हैं तो उसकी नींव उसी दिन से रखी जाती है जिस दिन से हमने उस सपने को अपने दिमाग में लेकर आए हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है हमारे लिए एसेंशियल हो जाती है, क्योंकि वो हमारे लिए भविष्य के जो सपने हैं उसकी नींव आज से ही रखनी शुरू करने में हमें मदद करने लगते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि भाई फाइनेंशियल इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। देखिए इंडिविजुअल में क्या आ जाएगा, एक पर्सन के लिए, एक इंसान के लिए प्लानिंग का मतलब क्या है, भाई कैसे खर्च करना है, कैसे सेव करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, अपने पैसे को किस तरीके से अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जीने के लिए लगाना है, अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कैसे मैनेज करना है और अपने अचीव कैसे अपने गोल्स जो हैं वो कैसे अचीव करने हैं। देखिए हर किसी की जो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, लिमिटेशंस होती है, सबके अलग अलग होते हैं। सबको मैनेज करने में जो फाइनेंशियल प्लानिंग होता है वो बहुत बड़ी मदद करता है। देखिए जो गोल्स होते हैं वो एक ऐसी चीज़ है जो कम पूरी होती है, किस तरीके से पूरी होती है, ऐसे गोल्स जो पूरे करने के लिए जो हमें तैयारी करनी पड़ती है, उसमें क्या क्या तैयारी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको कॉलेज का एजुकेशन हो गई, कोई कार लेने के लिए हो गई, या स्टार्टिंग या बिजनेस स्ट्रेटेजी हो गई, यानी कि इन सब के लिए आपके जो गोल्स है उसको पूरा करता है।
ठीक है। ये आपको हेल्प करता है आपकी इनकम को कंट्रोल करने के लिए, आपके एक्सपेंस को कंट्रोल करने के, इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखता है, और ये आपको बताता है कि आपको अपनी मैनेज जो पैसे हैं वो कैसे यूज़ कर रहे हैं और कैसे अपने अचीव को यूज़ करना है। देखिए ओवरऑल इस चैप्टर में रिपीटिशन हो रहा है, अगर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर्स अटेंड कर रखे हैं तो आपको ये बहुत ही ईजिली समझ में आ रहा होगा। अब हम करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट, यानी कि जो बजट होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। देखिए सबसे पहला जो बजट है वो है पर्सनल बजट, यानी कि पर्सनल बजट में क्या आ जाता है, हाउस होल्ड, एक ये एक तरह का जो होता है, ये पर्सनल बजट जो होता है ये एक तरह का हाउस होल्ड बजट होता है, जिसमें क्या होता है, एक स्ट्रेटजी होती है जो बैलेंस करती है किसी भी इंसान के जो एक्सपेंसेस हैं या जो इनकम है उनको क्या करती है, बैलेंस करती है। देखिए हैविंग ए बजट, जो एक बजट को बनाने से आपको क्या मिलेगा कि कंट्रोल मिलेगा अपने पैसे पे, अपने फाइनेंस पे एक तरह का कंट्रोल मिल जाएगा। एक चीज़ें जो हैं ईजियर हो जाएंगी, आप क्या करेंगे, आप ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे और आपकी जो सेविंग्स होने लगेगी। जो पर्सनल बजट होता है इसे आप हाउस होल्ड बजट भी कह सकते हैं, एक तरह का प्लान होता है जो कोऑर्डिनेशन लेकर आता है आपके रिसोर्सिस में, आपके एक्सपेंसेस में, एक इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, अब आप ये बजट को जो है प्लान कैसे करेंगे, ये एक मेथड है 50-30-20 का, जो ये मेथड है इसमें आप क्या करेंगे, इस मेथड के थ्रू आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं, आप सेपरेट कर सकते हैं अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर को इनटू 3 कैटेगरीज में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, नीड्स, वांट्स एंड सेविंग्स। इसके बाद इसको देखो कैसे अप्लाई करना है। 50% जो है नेट इनकम का आप क्या कर सकते हैं, अपनी एसेंशियल्स में स्पेंड कर सकते हैं। 30% आप अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए, आपने जो ख्वाहिशें हैं उसको पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और 20% आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है 80-20 मेथड का। इसमें क्या कर सकते हैं, आप अपने जो एसेंशियल्स हैं वहाँ पर आप 80% लगा सकते हैं और 20% आप नेट इनकम में क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड है आपके पर्सनल बजट को एप्लीकेशन में लेकर आने के लिए, अप्लाई करने के लिए मेथड्स हैं। ठीक है, इसमें आप अडॉप्ट कर सकते हैं 70-30 का मेथड, 60-40 का मेथड, या 50-50 का मेथड। देखिए ओवरऑल यहाँ पर मेथड का जो एंड है वो ये है, यानी कि आपको सेविंग्स का परसेंटेज फिक्स करके रखना पड़ेगा, यानी कि आपको सेविंग करनी ही है, चाहे वो आप 40% करें, 50% करें या 20% करें, आपको करनी ही है। अब आता है फैमिली बजट के बारे में। देखिए फैमिली बजट जो है एक तरह का गेम प्लान है आपकी फैमिली की मनी के लिए, एक तरह का गेम प्लान है जो आपकी फैमिली की जो डिज़ायर है उसको पूरा करने के लिए। ये आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ से और कैसे जो पैसा है वो आता है, कहाँ जाता है, तो पूरा फोकस करता है आपकी इनकम और एक्सपेंसेस पर। ठीक है, देखिए जो इम्पोर्टेंटली है ये रिफ्लेक्ट करता है आपके फैमिली गोल्स को, आपकी फैमिली की जो प्रायोरिटीज़ है वो क्या है, और वैल्यू करता है कि हाउ यू स्पेंड, और बताता है आपको कि आपको आपके पैसे कैसे खर्च करने हैं और कैसे सेव करने हैं। ये हेल्प करता है आपकी प्रायोरिटीज़ को सेट करने के लिए, आपकी स्पेंडिंग के तौर पर। सेव करने के लिए बताता है, ये बताता है कि भाई आपको क्या खर्चा नहीं करना है, आपको कर्ज से दूर रहना है, प्लान बताता है, और कम्युनिकेशन बिठाता है, मनी के साथ बिठाता है, यानी कि जो आपका बजट है वो आपको बताएगा भाई कितना खर्चा करना है, कैसे सेव करना है, कहाँ कैसे कर्ज नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें आपको बजट के थ्रू सिंपली वेरीफाई हो जाएंगी। जो एक बजट है वो सिंपल और इफेक्टिवली टूल होता है जो हेल्प करता है पैसे को मैनेज करने के लिए और भी ज़्यादा इफेक्टिव तौर पर, और हेल्प करता है अचीव करने के लिए फाइनेंशियल गोल। देखिए एक फैमिली के जो गोल्स होते हैं, एक घर होना चाहिए, लग्जरी लाइफ होना चाहिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए अच्छा खासा पैसे जुड़ा होना चाहिए, करियर सेट होना चाहिए, यही फैमिली के गोल्स होते हैं। तो इसके लिए जो बजट है वो एक प्रायर क्या है, एक स्टेप होता है चीज़ों को फ्यूचर में प्राप्त करने के लिए। फिर आता है फैमिली बजट के एसेंशियल्स क्या होते हैं। इसके एसेंशियल्स होते हैं हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, इंश्योरेंस, मेडिकल एंड हेल्थ केयर, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, डेप्थ पेमेंट्स, पर्सनल स्पेंडिंग्स। ये आपके सारे के सारे क्या हो गए, एसेंशियल्स हो गए हैं। ठीक है, अब भाई जो फैमिली बजट है वो बनाया कैसे जाता है, बहुत ही सिंपल से स्टेप यहाँ पर दे रखे हैं इसके। सबसे पहले अपने इनकम की लिस्ट बनाइए कि भाई पैसा कहाँ कहाँ से आता है, फिर ये देखिए पैसा कहाँ कहाँ से जाता है, और फिर उसको उसमें से घटा दीजिए तो आपकी जो सेविंग्स है वो आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ये
तरीका है। अब आ जाते हैं बिजनेस बजट पर। देखिए बिजनेस बजट फैमिली बजट और पर्सनल बजट की जैसे ही है, ये एक तरह का क्या है, स्पेंडिंग प्लान्स होता है, जो ये बताता है कि भाई आपका जो बिजनेस है वो किस तरीके से इनकम और एक्सपेंस पे बेस्ड है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करता है किस तरीके से, क्या आइडेंटिफाई करता है, कैपिटल हुई, एस्टिमेट योर स्पेंडिंग्स हुए, हेल्प करता है प्रेडिक्ट रिवेन्यू पे। यानी कि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बजट बनाते हैं, आपको आपकी लागत का पता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाता है कि आपका रिवेन्यू कितना बनेगा। जो ये बजट होता है ये आपको हेल्प करता है आपके बिजनेस की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखने के लिए, और एक तरह के आपके गुरु का, एक तरह का आपके यास्टिक का काम करता है आपके फाइनेंशियल गोल को सेट करने के लिए। ठीक है, जो ये कंपनी का जो बजट होता है, बिना बजट के जो कंपनी है वो रिस्क में चली जाएगी, डेंजर में हो जाएगी, ओवर स्पेंडिंग यानी कि खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और आपका जो मार्केट में जो कंपटीशन है वो मेंटेन नहीं होगा, और आप जो इमरजेंसी में जो सेविंग्स है वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप बजट बिजनेस बजट की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, वहाँ पर इमरजेंसीज के लिए बैकअप होना बहुत ज़रूरी है, और वो इमरजेंसीज का बैकअप किससे बनता है, सेविंग्स से बनता है। ठीक है, जो बजट होता है वो क्या करता है, जो उसमें एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि जो आपके अनफोर्सीन एक्सपेंसेस होते हैं, कई बार ऐसे खर्चे होते हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता, उसके लिए भी तैयार करता है। तो इस तरीके से एक एक सेटअप तैयार करता है, जब आपके अनफोर्सीन एक्सपेंसेस हो तो उसको भी टैकल किया जा सके। ठीक है, ताकि जो आपकी जो बजट में जो कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़े नहीं, आप उसको मैनेज कर पाएँ, झेल पाएँ। ठीक है, अब आता है कि भाई जो 6 सजेशंस होते हैं बिजनेस बजट को बनाने के, जो सजेशंस हैं बहुत ही सिंपल से हैं। वेरीफाई इंडस्ट्रीज नॉर्म, यानी कि जो इंडस्ट्रीज के जो नॉर्म्स है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या डिमांड है, किस तरीके से सप्लाई है, मतलब ओवरऑल जो एक नॉर्म्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं, उनको वेरीफाई करना, एक स्प्रेडशीट तैयार करना, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आना। देखिए जब आप बजट बनाते हैं तो उसके अंदर कम से कम थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो जो अचानक से आपके पास चीज़ें आएंगी या कुछ भी आएगा तो हम मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस कट करने हैं, कंसिस्टेंटली एवेल्यूएट द कंपनी, शॉप फॉर सर्विस एंड सप्लायर्स। ठीक है, जब बिजनेस आप बिजनेस बजट बताते हैं उसमें सर्विसेज भी अवेलेबल होंगी, सप्लायर्स भी चाहिए होंगे। तो ये एक तरीके का क्या है, 6 सजेशंस होते हैं आपको बिजनेस बजट बनाने के लिए। अब बात आती है नेशनल बजट की। लेकिन नेशनल बजट जो होता है वो तैयार किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेशनल बजट एक तरह का कंट्री का बजट होता है। ठीक है, अब जो ये नेशनल बजट होता है, इसकी जो मनी होती है वो कैसे कलेक्ट होती है, या तो वो टैक्स के थ्रू कलेक्ट होती है या फिर वो सोशल फंड प्रोग्राम्स के थ्रू होती है। ठीक है, जो आपका गवर्नमेंट का जो एनुअल फाइनेंशियल जो रिपोर्ट होती है जो पेश की जाती है, वो नेक्स्ट ईयर जाके क्या होती है, वो फॉलो होती है। जैसे अब अगर मान लीजिए बजट जो है वो पेश किया गया है, तो वो क्या होगा, जो नेक्स्ट जो फिजिकल ईयर होगा, जो आने वाला साल होगा, उसमें वो क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाता है। अब देखिए नेशनल बजट का जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं, बहुत ईजी से स्टेप्स हैं। देखिए सर्कुलर जो है वो क्या है, मिनिस्टर्स को भेजा जाता है। ठीक है, जब वो सर्कुलर्स भेज दिया जाता है, सब रिसीव करते हैं, सब उनसे क्या किया जाता है, कंसल्टेशन मांगी जाती है उस प्लान पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, प्री बजट कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद उसको प्रिंट किया जाता है, डॉक्यूमेंट को कंप्लीट किया जाता है, और फिर बाद में क्या किया जाता है, उसको प्रेजेंट कर दिया जाता है। अब देखिए, अब पढ़ते हैं कि बजटिंग और प्लानिंग किस लिए हेल्प करता है। सबसे पहले तो ये सेट करता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर ये एग्जामिन करता है और एक्सेस करता है कि भाई हमारा रीसेंट हालात क्या हैं और उससे पहले हमारे हालात क्या थे। क्योंकि अगर हम सबसे अच्छी प्लानिंग का जो बेनिफिट होता है, जो मेन मेजर एस्पेक्ट होता है, वो ये होता है कि सबसे पहले हम ये देखें कि हमारी पिछले हालात कैसे थे, हमारे आज के हालात कैसे थे, और दोनों को मद्देनज़र रख के जो प्लानिंग की जाती है वो बेस्ट होती है। उसमें जो होता है रियल टाइम डाटा आता है। ठीक है, ये हमें कनेक्ट करता है डेली के प्रोसीजर से, और हमें क्या करता है, ऑब्जेक्टिव बनाने की स्ट्रेटजीज बताता है। ये हमें कनेक्ट करता है बॉटम से भी और टॉप गोल से भी। ये क्या करता है, एक तरह से हमें
स्टेट करता है, एक तरह से बताता है कि किस तरीके से चेंजेस होने चाहिए, इंटीग्रेशन होने चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी अपडेट करनी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को। ये हमें कैरी आउट करता है फोरकास्टिंग को, मल्टी डायमेंशनल मॉडलिंग, प्लानिंग एंड बजटिंग, रियल टाइम डाटा, यानी कि ये इस तरीके से एक मल्टी आयाम हमें देता है, एक मल्टी डायमेंशन की प्लानिंग देता है, जिससे हमें रियल टाइम पता चलता है। यानी कि अगर हमने सही से प्लानिंग की है तो हमें पता चल जाएगा कि इसका रियल इम्पैक्ट क्या होगा, रियल फ़ायदा क्या होगा। यही असली, यही मेन जो मेजर बेनिफिट है, यानी कि आपको रियल पता चल जाएगा। रियल इसलिए पता चल जाएगा क्योंकि उसमें हमने आज का रीसेंट डाटा भी कलेक्ट किया है, हमने उसमें हिस्ट्री भी इंक्लूड की है, तो गलती होने के या जो नुकसान होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। और जब नुकसान होने के चांसेस कम हो जाते हैं तो जो हमारी उम्मीदें हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं फुलफिल होती हैं और रियल टाइम होती हैं। अब आता है बजट डेसिफिट और बजट सरप्लस। ठीक है, अब देखिए बहुत ही सिंपल सा है। बजट डेसिफिट क्या होता है, यहाँ पे डेसिफिट का मतलब आप घाटा समझिए। अब बजट डेसिफिट यानी कि घाटा कब होता है, जब घाटा एक ऐसी सिचुएशन होती है जो स्पेंडिंग्स होती है इज मोर देन इनकम, यानी कि जो आपके खर्चे हैं वो आपकी इनकम से ज़्यादा होने लगे। एक तरह से ये सिर्फ जो जो टर्म है ये गवर्नमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर देखा जाए तो ब्रॉडली ये आपके इंडिविजुअल्स के भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और बिजनेस के लिए भी हम इस टर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है या जो गवर्नमेंट है या जो बिजनेस बजट है, ये क्या कर देते हैं, मोर स्पेंडिंग कर सकते हैं, लेकिन इनकम जो होती है उनकी कम होती है। क्या, लेकिन जो उनको एज ए रिवेन्यू मिल सकती थी वो उनकी नहीं मिलती। यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं और जो आपको फ़ायदा होने वाला होता है वो नहीं होता है, तो ये बजट डेसिफिट हो जाता है। यानी कि जो अगर गवर्नमेंट के सेंस में बात करूँ तो उनका ये रिवेन्यू ही तो हुआ, जो उनको एज ए फ़ायदे में, जो बेनिफिट में जो उनको मिल रहा है वो रिवेन्यू मिल रहा है, लेकिन वो क्या होता है, वो रिवेन्यू नहीं मिलता है। अब आ जाए बजट सरप्लस। देखिए बजट सरप्लस जो है वो डेसिफिट का उल्टा है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो गवर्नमेंट की जो अर्निंग होती है वो किससे ज़्यादा होती है, खर्चों से ज़्यादा होती है। यानी कि ये डेसिफिट की उल्टी सिचुएशन है। ठीक है, जो टर्म है सरप्लस वो रिफ़र करता है एक ऐसी सिचुएशन को जहाँ पे जो इनकम होती है वो ज़्यादा होती है खर्चों से। ठीक है, जो सरप्लस जो है ये इंडिकेट करता है गवर्नमेंट की ऐसी फाइनेंसिस को जो इफेक्टिव मैनेज, यानी कि जब सरकार है, जो या इंडिविजुअल है या जो बिजनेसेस हैं, अगर वो सरप्लस में जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं जो उनके फाइनेंसिस होते हैं वो बहुत इफेक्टिवली, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज हैं। ठीक है, अब आता है भाई इफेक्ट क्या पड़ता है इसका। इफेक्ट यानी कि जब बजट घाटे में जाएगा तो उसका देखो इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब क्या पड़ेगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई जनरल इकोनॉमी हो, सब के सब उससे क्या हो जाते हैं, बजट डेफिसिट से प्रभावित हो जाते हैं। अब गवर्नमेंट इस से क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, जो अपनी स्पेंडिंग से वो अपने खर्चों को कंट्रोल करेगी। अब खर्चों को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करेगी, जो मेडिकेयर होते हैं या जो सोशल सिक्योरिटी के जो प्रोग्राम्स होते हैं उन सबको क्या कर देगी, उन पे खर्चे कम कर देगी, ताकि जो उनका रिड्यूस है, जो उनका जो घाटा है वो कम हो सके। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपग्रेड हैं, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अपग्रेडनेस है वो क्या हो जाती है, वो इम्पैक्ट हो जाती है। अब बजट डेफिसिट क्या करता है, वो क्या करता है, वो फेडरल रिजर्व को प्रेशराइज करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी में पैसे को दे। यानी कि जैसे मान लीजिए फेडरल रिजर्व, मान लीजिए आरबीआई हो गई। ठीक है, यानी कि जब सरकार घाटे में जाती है तो आपने सुना होगा वो आरबीआई से पैसा ले लेते हैं। तो इसी तरीके से जब बजट डेफिसिट होता है तो उसमें क्या होता है, फेडरल रिजर्व को प्रेशर किया जाता है या बोला जाता है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को इकोनॉमी में इंजेक्ट करो। ठीक है, क्या होता है फिर नेक्स्ट, टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा। जो हाई इनकम्स वाले बंदे हैं, जो बिजनेसेस हैं, उन सब पे क्या कर दिया जाएगा, हाई टैक्स रिवेन्यू बढ़ा दिया जाएगा, बूस्ट को, सॉरी, जो रिवेन्यू है उसको बूस्ट करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आफ्टर ईयर आफ्टर जो बजट डेफिसिट है रिजल्ट होगा, उससे क्या होगा, मुद्रास्फीति जो मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई हो जाएंगी, यानी कि महंगाई दर को बढ़ा दिया जाएगा। बजट डेफिसिट्स के जो टाइप्स होते हैं वो क्या होता है, यानी कि अब हम पढ़ेंगे कि जो बजट डेफिसिट्स के जो 3 टाइप्स हैं वो क्या क्या है। नंबर 1 पे जो पहला टाइप है फिस्कल डेफिसिट, यानी कि राजकोषीय घाटा। देखिए राजकोषीय घाटा क्या है, यानी कि जब डिफरेंस आ जाता है टोटल रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में, तो ये क्या हो जाता है, फिस्कल
डिसिफिट हो जाता है। इसमें क्या होता है, ये एक तरह का ऐसा इंडिकेशन है जो आपकी उधारी है, जो टोटल उधारी है, यानी कि गवर्नमेंट को कितनी ज़रूरत है उधारी की। ये एक तरह से जब घाटा होता है तो जो गवर्नमेंट होती है उसको क्या होता है, उधारी की ज़रूरत होती है। तो ये इंडिकेशन है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन की जहाँ पर गवर्नमेंट को उधार लेने की ज़रूरत हो जाती है। ठीक है, देखिए फिजिकल डिसिफीस होता है, वो क्या करता है, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग देता है कि जो आपका बजट है वो क्या है, इम्बैलेंस है, यानी कि राजकोषीय घाटा एक तरह का ऐसा घाटा है जहाँ पे सरकार को उधारी लेनी पड़ जाती है, और जो आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ जाते हैं, रिवेन्यू है वो घट जाता है, तभी तो उधारी लेने की कंडीशन बनेगी। ये एक तरह का ऐसा टूल है जो बजट को एनालिसिस करता है और एक्सप्लेन करता है कि जो आपका बजटरी डेवलपमेंट है वो किस तरीके से चल रहा है। ये इंडिकेट करता है एक ऐसी गवर्नमेंट को जो किस पर रिलाई करती है, बोरोविंग्स पर रिलाई करती है अपने फाइनेंशियल स्पेंडिंग्स के लिए। अब देखिए इसका जो फार्मूला है, फिजिकल डिसिफिट का जो फार्मूला है, जो आपके टोटल एक्सपेंडिचर में से आप टोटल इनकम को घटा देंगे तो आपके पास जो बचेगा वो क्या आ जाएगा, फिजिकल डिसिफिट आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, अब देखिए जब फिजिकल डिसिफिट होता है, जब राजकोषीय घाटा हो जाता है, तो अब उसकी भरपाई करने के लिए आपके पास क्या सोर्सेज होते हैं, देखिए दो ही सोर्सेज होते हैं। यानी कि आप उधार ले रहे हैं, अब उधार आप किससे लेंगे, आप कमर्शियल बैंक से ले सकते हैं, पब्लिक बैंक से ले सकते हैं, या फिर आप एक्सटर्नल रिसोर्स को यूज़ करते हैं जहाँ पर फॉरेन की गवर्नमेंट्स होती है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या फिर जो डेसिफिट फाइनेंसिंग होती है उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट जो होती है वो क्या किससे उधार ले सकती है, आरबीआई से उधार ले सकती है, या फिर जो आरबीआई है वो नई मनी को छाप सकती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका राजस्व घाटा, यानी कि जो रिवेन्यू जो सरकार कमाती है उसमें घाटा कब होता है, यानी कि जब आप किसी किसी चीज़ में जो इनकम हम दिखाते हैं वो लेस होती है, लेकिन दिखाई गई कुछ और है और मिली कुछ और है, यानी कि एक ऐसी ऐसी स्थिति होती है जब जो नेट इनकम होती है वो कम होती है, जो प्रोजेक्ट इनकम होती है, यानी कि जो बताई गई है, ये जो दिख रही है वो तो कम है, लेकिन वास्तव में जो शुद्ध आय है वो कम है जो बताई गई है। ठीक है, ये ऐसी डेमोस्ट्रेट करती है कि ऐसी डिस्पैरिटी जो है रिवेन्यू और जो एक्सपेंडिचर के बीच में एक ऐसा ऐसा लेकर आती है कि भाई जो आपका राजस्व घाटा है, जो रिवेन्यू है वो आपके खर्चों से क्या है, कम है, और जो मिल रहा है वो आपको कम मिल रहा है। देखिए ये आपके साथ क्या करती है, ये एक्चुअल अमाउंट है। नेक्स्ट हमारा है रिवेन्यू डेसिफिट, यानी कि जो सरकार कमाती है उसमें जब घाटा होता है तो क्या सिचुएशन बनती है। यानी कि देखिए रिवेन्यू डेसिफिट जब होता है, जब ये रियलाइज किया जाता है जो आपकी शुद्ध आय है, जो नेट इनकम है वो कम होती है, जो प्रोजेक्ट की गई होती है, यानी कि दिखाती कुछ और है और मिलता कुछ और है। ठीक है, ये एक तरह से डेमोस्ट्रेट करती है, एक तरह की असमानता दिखाती है कि जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो रिवेन्यू रेसिपिएंट है वो किस तरीके से इम्बैलेंस है। ये जब होता है जब आपका जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिवेन्यू होता है या जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ जो एक्सपेंडिचर होता है वो एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डेंस नहीं होता, जैसा कि बजट रिवेन्यू में या एक्सपेंडिचर में बताया गया है। एक तरीके से ये दिखाता है कि जो गवर्नमेंट है वो असमर्थ है अपने होने वाले रिकरिंग एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अब देखिए जो इससे क्या होता है, जब राजकोषीय घाटा, जब फिस्कल डिसिफिट होता है, इससे क्या होता है, हाई बोरोविंग्स हो जाती है, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा उधार लेती है, तो इससे फ्यूचर लोड बढ़ जाता है, और इससे क्या हो जाता है, जो गवर्नमेंट होती है वो क्या हो जाती है, अनेबल हो जाती है अपने खर्चों को कम करने के लिए और बूस्ट को रिवेन्यू करने के लिए। ओवरऑल इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जो आपकी गवर्नमेंट की जो लिएबिलिटी है, जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ जाती हैं। अब इससे को संभालने के लिए मीज़र होता है ना कि अब इसके लिए क्या किया जाए कि जो ये फिजिकल डिसिपीट है ये ना हो, या जो राजकोषीय घाटा है ये ना हो। सबसे पहले तो बेसिक क्या करेगी गवर्नमेंट, अपने टैक्स को बढ़ा देगी। ठीक है, ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करेगी, ऐसी चीज़ों को जहाँ पर उनके खर्चे जो हैं वो कम हो सके और जो उनकी जो कॉस्ट है वो कट हो सके, यानी कि वो ऐसे वेस्टफुल खर्चों को देखेगी जहाँ पे वो कंट्रोल कर सके। इनकम टैक्स को जो है वो हाई कर देगी ताकि जो डेसिफिट है उसको कम किया जा सके। टैक्स इस तरीके से बढ़ाएगी जिस इन इन एरियाज़ में बढ़ाएगी, जैसे इंपोर्ट हो गया, कस्टम हो गया, हाईवेज हो गया या फूड हो गया, इन सब पे क्या हो जाएगा, टैक्स थोप दिया जाएगा। इवन जो गवर्नमेंट है जो उसकी जो कुछ होल्डिंग्स होती है उसको भी वो सेल आउट कर सकते हैं।
अब आ जाता है प्राइमरी डेसिफिट का। देखिए यहाँ पर प्राइमरी डेसिफिट वो अमाउंट होता है जो वो उधारी होती है जिसके अंदर ब्याज इंक्लूड नहीं होता। ये एक तरह का जो पास्ट बोरोविंग्स होती हैं, जो पुरानी उधारियां होती हैं, उन पे हाई इंटरेस्ट होता है जिसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। देखिए इसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, जो आपका प्राइमरी डेसिफिट होता है वो क्या होता है, फिस्कल डेसिफिट में से जो लोन का जो इंटरेस्ट है वो घटा दो तो आपका प्राइमरी डेसिफिट आ जाए, जिसके अंदर इंटरेस्ट काउंट नहीं हो रहा है बोरोविंग्स पर, उधारी पर। अब देखिए अब इनसे निपटने के क्या सोल्यूशन है कि भाई किस तरीके से इस सिचुएशन से निपटा जाए। वही कंडीशन है कि आप उधार ले लो किसी पब्लिक या फॉरेन गवर्नमेंट से, या फिर आप कहाँ चले जाएंगे, आप आरबीआई के पास जाके चले जाओ। टिपिकली यही आपके मेथड हैं इस सिचुएशन से निपटने के लिए। या आप कैश विड्रॉ कर लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, यानी कि या तो आप उधार ले लो किसी भी पब्लिक बैंक से, फॉरेन एनजीओ से, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, या फिर आप आरबीआई से ले लो। तो यानी कि जो फिस्कल डिसिप्लिन से जो उभरने के, उसको कंट्रोल करने के जो मेथड्स हैं वो क्या है, आरबीआई से आप जाके हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप फॉरेन गवर्नमेंट से या पब्लिक गवर्नमेंट से या ऑर्गेनाइजेशन से जाके हेल्प ले सकते हैं। होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।